स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज बात होगी वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई यूनियन कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस यानी शर्तों को अप्रूवल दिया गया। 16वें वित्त आयोग को अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष यानी 2026-27 से 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। 16वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में केंद्र और राज्य सरकार के बीच करों से प्राप्त होने वाली राशि का विभाजन तय किया जाना है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का भी निर्धारण किया जाएगा। नगर पालिका और पंचायत की आय बढ़ाने को भी शर्तों में शामिल किया गया है। और अब बात अगर वित्त आयोग की करें तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसके केंद्र में वित्तीय परिसंघवाद यानी फिस्कल फेडरेशन का भाव होता है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 280 में है। इस आयोग का काम केंद्र राज्य और राज्यों में आपस में टैक्स रेवेन्यू का बंटवारा करना होता है। इस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति 5 साल के लिए एक अध्यक्ष सहित 4 अन्य सदस्यों वाले वित्त आयोग का गठन करते हैं। संसद को ये पावर है कि वो आयोग के लिए सदस्यों की योग्यता और नियमावली तय करे। इसके अलावा ड्राफ्ट आर्टिकल 260 में भी आयोग के कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई है। 1992 में आर्टिकल 280 में संशोधन किया गया और वित्त आयोग के कर्तव्यों को बढ़ाया गया है। फिस्कल फेडरलिज्म यानी वित्तीय परिसंघवाद का मतलब किसी संघीय या परिसंघीय सरकार में वित्तीय अधिकारों और सरकारों के विभिन्न स्तरों पर कार्यप्रणाली के विभाजन से है। इसके अधिकार में केंद्र और राज्यों के बीच इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस और डिवीजन ऑफ डिफरेंट टैक्सेस आते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म का महत्व इसलिए है क्योंकि ये निर्धारित करता है कि सरकार के किस स्तर को खर्च करने की कौन सी जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। यह भी निर्धारित करता है कि सार्वजनिक सेवाओं और वस्तुओं को मिलने वाले धन की क्या नीति होगी। वित्त आयोग के चैलेंजेस और लिमिटेशंस की बात करें तो इसके सामने सबसे प्रमुख चुनौती ये होती है कि संसाधन सीमित है और मांग यानी डिमांड असीमित। ऐसे में यदि किसी वित्त आयोग का कार्यकाल केंद्र और राज्यों के बीच बदलने वाले वित्तीय संबंधों के बीच पड़ जाता है तो फिर उसके लिए काम करना और भी कठिन हो जाता है। जैसे 15वें वित्त आयोग के समय जीएसटी आया। 16वें वित्त आयोग के सामने भी निश्चित तौर पर यह चुनौती होगी। ये इसलिए क्योंकि इसके कार्यकाल 2026-27 से 2031-32 के बीच लोकसभा सीटों में नया परिसीमन लागू हो सकता है। वित्त आयोग और जीएसटी काउंसिल के बीच एक इंटरसेक्टिंग डोमेन है। इसमें जीएसटी काउंसिल का निर्णय राज्यों के अपने टैक्स रेवेन्यू को प्रभावित कर सकता है और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू पूल का साइज जो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच शेयर किया जाता है। राज्य और केंद्र के टैक्स रेवेन्यूज़ पर वित्त आयोग के अनुमान और उसकी रिकमेंडेशंस जीएसटी काउंसिल के निर्णयों से प्रभावित होती हैं। इसके बाद ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर असाइनमेंट की मांग एक अलग मुद्दा है। भारत में चूंकि क्वेजी फेडरल सिस्टम यानी अर्ध परिसंघीय व्यवस्था है यानी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन जरूर है, लेकिन इसके बावजूद पलड़ा केंद्र की तरफ झुका हुआ लगता है। विधायी कार्य, रेगुलेशन और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए संविधान की 7वीं अनुसूची में 97 विषय केंद्र को दिए गए हैं। लेकिन यदि केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। यही नहीं, राज्य के विषयों पर भी केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित स्कीमों में हस्तक्षेप कर सकती है। ऐसी स्कीमों में केंद्र कुछ हिस्सा राज्यों को देता है जबकि शेष हिस्सा राज्यों को खुद वहन करना होता है। देश के सभी नागरिकों को तुलनात्मक रूप से एक समान पब्लिक या मेरिट सर्विसेज मिले, इसके लिए इक्विटी कंसिडरेशंस के लिए ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन ज़रूरी हो सकता है। हालांकि संविधान में स्थानीय सरकार यानी पंचायतों के महत्व पर चर्चा है, लेकिन इसके लिए पूरी तरह राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि वे इसकी कार्यप्रणाली, फंड और इसके कर्मचारी तय करें। राज्य सरकारों का मानना है कि पंचायती राज और शहरी निकाय संस्थाओं को शक्तियां देने में तमाम तरह की मुश्किलें हैं क्योंकि उनके पास उतनी क्षमता नहीं है। हालांकि इनकी क्षमता तब तक नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक उन्हें क्षमता निर्माण के लिए ज़रूरी संसाधन मुहैया नहीं कराए जाते। इस स्थिति में सुधार के लिए 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोगों ने अलग अलग तरीके से पंचायतों और शहरी निकायों को ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने की कोशिशें की थी। 13वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के लिए कंसोलिडेटेड फंड्स बनाया जाना चाहिए और इस फंड में सेंट्रल और स्टेट जीएसटी का योगदान होना चाहिए। लेकिन अभी तक सिर्फ 2 राज्यों ने ही ऐसा किया है, बाकी राज्यों ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है।
पीएसयू में होने वाले इन्वेस्टमेंट्स में कमी आ गई है और 2014 में प्लानिंग कमीशन भी खत्म कर दिया गया। ऐसे में वित्त आयोग वित्तीय परिसंघवाद के नजरिए से एकमात्र आर्किटेक्ट बचा है। ऐसे में इसका प्रभाव और जिम्मेदारी देखते हुए 1971 में पीवी राजमन्नार कमेटी की सिफारिशों को एक बार फिर से देखना चाहिए, जिसमें वित्त आयोग को स्थायी निकाय में बदलने की बात की गई थी। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।